अली थोड़ा मुस्कुरा ले यार। अब तो काम हो गया। हाँ। Assalamu alaikum वालेकुम and अस्सलाम। very good morning to everyone and अस्सलाम alaikum to the panel। आज हम ओरल हेल्थ के ऊपर यानी कि मुंह की सफाई, मुंह की हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और मेरे साथ हैं डॉक्टर अली सादिक जो कि पेरिडोंटोलॉजिस्ट हैं। अगर मैं आसान लफ्जों में समझाना चाहूँ तो ये गम्स स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि दांतों के साथ जो खाल लगी हुई होती है जिसको हम मसूड़ा कहते हैं, वो उसके स्पेशलिस्ट हैं। फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर रचना आगा। शी इज ऑर्थोडोंटिस्ट, शी इज एसोसिएट प्रोफेसर और इन ऑर्थोडोंटिक्स। और फिर हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर रुबिया गफूर। शी इज ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री पर्सन यानी कि एन एंडोडोंटिस्ट, ये रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हैं। शी इज वर्किंग हेयर एज एन एसोसिएट प्रोफेसर। And last but not least, Dr. Humayun Siddiqui, who is a maxillofacial surgeon. And थैंक I'm यू। myself मुर्तजा काजमी। और मैं इस सेशन को मॉडरेट करूंगा। मेरी स्पेशलिटी प्रोस्थोडोंटिक्स है, यानी कि आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग के कोई क्यूरीज हैं ओरल हेल्थ के बारे में, तो वो हमें बताते रहें, हमसे पूछते रहें। हम उसको रेलिवेंट अपनी फैकल्टी पैनलिस्ट के साथ शेयर करेंगे और आपको उसका बेहतर से बेहतर जवाब दे सकेंगे। आज 20 मार्च है और ओरल हेल्थ डे दुनिया भर में आज के दिन बनाया जाता है। इसका पस मंजर ये है कि 20 मार्च 20 दांत 3 साल की उम्र में आ जाते हैं और जीरो कैविटी होनी चाहिए। और 3-20 अगर ले लिया जाए तो 32 दांत और जीरो कैविटी आ जाए। इसको दुनिया की सबसे बड़ी डेंटल ऑर्गेनाइजेशन एफडीआई, वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन है। ये जो ओरल हेल्थ के बारे में यानी कि दांतों के बारे में पाकिस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पाकिस्तान भी एक मेंबर है। और पाकिस्तान पिछले कोई 23 साल से पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन के थ्रू इसका मेंबर है। और हम लोग पाकिस्तान से लोग इसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट करते रहते हैं टू डिसेमिनेट एजुकेशन एंड लर्न व्हाट इज द रिसेंट रिसर्चेस। तो तो मैं आप लोग से चाहूंगा कि आप लोग के कोई सवालात हों तो वो पूछते रहें। मेरे पास एक सवाल अभी आया है डॉक्टर रचना के लिए। एंड क्वेश्चन इज कि किस उम्र के बच्चों को ब्रेसेस की जरूरत होती है। जैसे एक स्टैंडर्ड लोगों का एक नॉर्म था कि जी 12 साल से पहले नहीं होगी और 12 साल के बाद दिखाएंगे। और दूसरी चीज जो कि मैंने भी कुछ ऑब्जर्व की है कि अब तो मेरी एज ज्यादा हो गई है, मैं 24 साल का हो गया हूँ या हो गई हूँ, अब भी क्या मैं ब्रेसेस लगवा सकता हूँ या लगवा सकती हूँ। तो डॉक्टर रचना, आप ये मुझे बताइए और ऑडियंस को बताइए कि कम से कम ब्रेसेस लगाने की एज क्या है और ज्यादा एज क्या है, और आप क्या समझती हैं कि किस किस्म के लोगों को ब्रेसेस के लिए इवेल्युएट होने की जरूरत होती है। Thank you very much for your question, Dr. Murtaza. So this is a very interesting question because ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि कौन सी एज में बच्चों को ब्रेसेस लगाए जाए। तो although there is no age limit for orthodontic treatment, मतलब हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जो है इवन 50 और 60 साल की उम्र में भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शनल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। दांतों को पोजीशन सही करना पड़ता है ताकि वो बाइटिंग एफिशिएंसी एंड ऑल सारी भी बेहतर रहे। लेकिन जो बेस्ट एज होती है इज 10 to 12 years ऑफ एज। लेकिन और बच्चे को सबसे पहला जो ऑर्थोडोंटिक विजिट होता है वो 7 years की एज में होना चाहिए, ताकि अगर कोई
डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है उनके जॉ में, उनके टीथ में, तो वो हम अर्ली आइडेंटिफाई कर सकें। और बच्चों की बोन और टीथ चूंकि वो बोन सॉफ्ट होती है, उनको हम ज्यादा मेलिएबल होती है, उनको हम मूव कर सकते हैं, उनको ग्रो करा सकते हैं। तो वो सारा जो काम होता है जो ग्रोथ अप्लायंसेस के थ्रू होता है, वो ग्रोइंग एज में ही हो सकता है। मतलब 7 इयर्स में अगर आप दिखाते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट को, तो वो कोई जो भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर उसको उसी वक्त ट्रीट करने की नीड है तो उसी वक्त शुरू करेंगे। अगर उसी वक्त ट्रीट करने की नीड नहीं है तो उनको वॉच पे रखेंगे और फॉलो अप पे 6 मंथ्स टू 1 ईयर फॉलो अप देखते रहेंगे कि कैसे उनके दांत निकल रहे हैं और जॉ कैसे ग्रो कर रहा है। एंड देन अराउंड 10.5 11 इयर्स की एज में जब उनके जॉ को ग्रोथ मॉडिफिकेशन के थ्रू एडजस्ट किया जा सकता है, उस एज में फिर बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। अगर ग्रोथ का कोई इशू है, मतलब बोन्स में कोई प्रॉब्लम है, और अगर उसको ग्रोइंग एज में नहीं एड्रेस किया जाता, तो इवन एडल्ट्स में भी हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन उसको फिर एड्रेस करने के लिए हमें साथ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, मतलब जॉ को कट करके उसको एडजस्ट करने की नीड पड़ती है विद द ब्रेसेस। तो पॉसिबिलिटी हर एज में है, लेकिन बेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो 10 to 12 इयर्स की एज में होता है, ग्रोइंग एज में। एंड कोई फंक्शनल रीजंस हैं तो उसके लिए इवन एडल्ट्स में भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर रचना फॉर ए वेरी एलोबरेटेड रिप्लाई। लेकिन मैं चाहूंगा कि फॉर ऑडियंस के बेहतर समझने के लिए अगर आप थोड़ा सा ग्रोथ मॉडिफिकेशन के बारे में बता दें कि ये ग्रोथ मॉडिफिकेशन क्या होती है, आप लोग कैसे करते हैं, क्या ये सर्जिकल होती है या ये नॉन सर्जिकल होती है, क्या इसमें तकलीफ वाला एलिमेंट शामिल होता है? सो ग्रोथ मॉडिफिकेशन मीन्स कि अगर आपके बच्चे का ऊपर वाला जॉ या नीचे वाला जॉ आगे है या पीछे है, तो उसको हम अप्लायंसेस के जरिए एडजस्ट करते हैं। तो वो एक रिमूवेबल अप्लायंस होता है जो बच्चे ने सारा टाइम पहनना होता है, सिर्फ खाने और ब्रशिंग के वक्त उतारना होता है। उससे जो है वो हम जॉ की ग्रोथ को एनहांस या कम कर सकते हैं। बाकी आपने ये पूछा कि उसको उसमें कोई तकलीफ होती है या नहीं। इसका ये है कि कोई एक चूंकि एक नई चीज मुंह में होती है तो थोड़ा सा यूज टू होने वाली बात होती है। सो 2 to 3 डेज बच्चा थोड़ा सा उसको डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन अगर कैल्पॉल, पैनाडोल जो भी कोई पेन किलर्स देते हैं तो उससे वो एड्रेस हो जाता है। एंड आफ्टर अबाउट 2 3 डेज वो एडजस्ट हो जाता है, उसको फिर वो फील नहीं होता कि देयर इज अ न्यू थिंग इन द माउथ। तो इसके जरिए जो है वो जी अप्लायंसेस के जरिए, सो ग्रोथ स्टेज में अप्लायंसेस के जरिए हम ग्रोथ मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक दफा जब ग्रोथ खत्म हो जाए, अराउंड 16 17 18 इयर्स में आते हैं, उस एज में भी हम ब्रेसेस के जरिए दांतों को सही कर सकते हैं। जो जॉ का मसला होगा उसको फिर एज में हमें सर्जरी के थ्रू एड्रेस करना पड़ता है। होप दिस थैंक यू। आंसर्स योर क्वेश्चन। जी 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 जी। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि शुरू में इरिटेशन होती है और वो भी लोग परसीव करते हैं कि पेन है, और अगर वो परसीव कर रहे हैं कि पेन है या माइल्ड पेन हो भी रहा है तो वो सिंपल पेन किलर के साथ सेटल हो जाता है और वो लंबा नहीं चलता। तो क्या आप लोग ये काम आसान में फ्रिक्वेंटली कर रहे होते हैं? यस, दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रीटमेंट जो हम आगा खान में प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। एंड हमारी कोशिश यही होती है कि जितना उनको जो है वो नॉन इन्वेजिव तरीकों से हम ट्रीट कर सकें तो उतना उनके लिए बेहतर होता है। सो हम ये फंक्शनल अप्लायंसेस के थ्रू बहुत कॉमनली ट्रीट करते हैं बच्चों को। जो हमारे पास आइडियल एज में बच्चे आते हैं उनको बहुत फायदा होता है इससे। अच्छा, थैंक यू। डॉक्टर हुमायूं, आपके लिए एक सवाल ये आया हुआ है कि ये क्या छालिया खाने से कैंसर वगैरह हो सकता है, और ये छालिया क्या वाकई खतरनाक है? तो सवाल अब इसके ऊपर आप क्या बताइए, क्या छालिया वाकई खतरनाक चीज है? थैंक यू डॉक्टर मुर्तजा फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल, छालिया को हम लोग टोटली मना करते हैं खाना, क्योंकि एक जमाने में एक छालिया खाई जाती थी जो कि घरों में सब लोग खा रहे होते थे। आजकल कमर्शियल छालिया खाई जाती है जो कि मुख्तलिफ केमिकल से कोटेड होती है।
और उस छालिया का भी पता नहीं होता कि उसके अंदर ओरिजिनल है या वो उसके अंदर फंगस लगा हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ लो मिडिल इनकम कंट्री है, तो बहुत सारी चीजें जो हमारे यहाँ इंपोर्ट होती हैं जिसमें छालिया भी शामिल है, उसकी क्वालिटी के अंदर मसला हो सकता है। और छालिया हैज बीन अ वेरी लीडिंग कॉज ऑफ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसको मुंह का कम खुलना या सख्त जबड़े का हो जाना कहते हैं, और जो कि आगे चल के कैंसर में तब्दील हो सकता है। और खुद हमारी प्रैक्टिस में कई दफा हमने देखा है कि शुरू में कुछ लोगों को छालिया खाने की वजह से मुंह सख्त हुआ, और फिर कुछ सालों बाद, 5 साल, 10 साल, या कम से कम 15-20 साल बाद भी कभी कभी कैंसर हो जाता है। तो छालिया से टोटली मना किया जाता है आजकल। और हुकूमत सिंध की तरफ से भी गुटखा पर तो बैन है, विच इज अ स्मॉल फॉर्म ऑफ छालिया, पान एंड स्टफ। लेकिन छालिया भी इटसेल्फ, जिसमें लोगों को बहुत शौक होता है, 7 अप या टेस्टी या कॉमन ब्रांड्स इस तरह के लेते हैं, तो ये अलाउ नहीं होता है। क्योंकि इसकी वजह से ऐसी चेंजेस आती हैं मुंह में जो कि आगे चल के इंतहाई नुकसानदायक साबित होती हैं। शुरू में लोगों को इतना पता नहीं चलता, वो खाते रहते हैं, मुंह बंद होता रहता है। फिर जब काफी तकलीफ हो जाती है, मुंह में छाले वाले हो जाते हैं, तो फिर आके दिखाना शुरू करते हैं। उस वक्त तक बहुत लेट हमें हो जाता है मामला। तो बिल्कुल छालिया के ऊपर एहतियात करनी चाहिए। और रिसेंट स्टडीज ये आ रही हैं कि सौंफ सुपारी से भी जो है ना अवॉइड किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ सोशल कल्चर रहता है, इसीलिए इसको सोशल हैबिट्स कहते हैं। तो इस चीज का काफी ज्यादा यूज होता है। तो छालिया इज अ डेंजरस थिंग फॉर आवर कंट्री, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में जो हम लोग हैं। सदर्न बेल्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, जिसमें कराची, सिंध और इसके इलाके वगैरह शामिल है, बलूचिस्तान का निचला इलाका, इसमें ज्यादा देखने में आया है कि छालिया की आदतें भी हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम भी हो रहे हैं, आई थिंक। अच्छा, आपने मुंह का सख्त होने के ऊपर बात की। क्या मुंह के सख्त होने को आप थोड़ा और सहल अंदाज में बता सकते हैं कि लोग कैसे समझे कि मुंह का सख्त होना क्या है? ये बाहर से मुंह जी सख्त हो रहा बिल्कुल। होता है, जी खाना खाने में कोई मुश्किल हो रही होती, क्या क्या किस तरह से? जी, नॉर्मल माउथ ओपनिंग जो है ना, वो तकरीबन 3 फिंगर तक होनी चाहिए। जैसे हम एक मुंह बड़ा खोलें तो 3 फिंगर मुंह में जानी चाहिए। तो ये हर इंसान अपने मुंह में चेक कर सकता है कि कितना मुंह खुल रहा है उसका। और अगर कोई छालिया खाने वाला है और कोई गुटखा खाने वाला है, तो लाजमी अपनी माउथ ओपनिंग को चेक करे और मंथली या 6 मंथली चेकअप करवाए। मुंह के सख्त होने के हवाले से मैं आपको बता दूं कि मुंह की खाल बड़ी इलास्टिक होती है, और जिसकी वजह से मुंह खुलता है और बंद होता है। तो ये जो फाइब्रोसिस होती है, इसकी वजह से अंदरूनी हिस्सा चमड़े जैसा सख्त हो जाता है। जब सख्त हो जाएगा तो वो उसका खिंचाव बंद हो जाएगा, उसकी वजह से एक सूडो मुंह बंद हो जाता है। यानी एक मुंह बंद तो है, लेकिन उसमें जबड़े की हड्डी का कोई मसला नहीं है, लेकिन मुंह की खाल चूंकि सख्त है, तो उसकी वजह से मुंह नहीं खुल रहा है। और बहुत आसान इसकी एग्जाम्पल बर्न वाली है, जिसमें अगर किसी का खुदा ना खास्ता जल जाता है कोई हाथ का हिस्सा, तो वो खिंचता नहीं है फिर बाद में, क्योंकि वो हीलिंग की वजह से फाइब्रोसिस में चला जाता है। तो ये काफी फिर आगे चल के मसाइल पैदा करता है, जिसमें ओरल कैविटी का चेकअप है, कैविटीज हैं, बार बार जख्म का होना है, और अगर कोई जख्म बन रहा है तो वो भी नजर नहीं आता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको कंसिडर करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। और ये आपने अच्छे से बता दिया। क्या जिस तरह से ये मुंह सख्त हो जाता है, क्या लोगों को दांतों को साफ करने में कोई दिक्कत होती है? क्या खाना खाने में कोई दिक्कत होती है? किस किस्म का खाना अगर होती है तो किस किस्म के खाना खाने में दिक्कत होती है? कौन से खाना जो है वो आराम से खा लिया जाता है? जी, ये मुंह के सख्त होने की बीमारी अगर किसी को हो जाए, तो एक तो ये बात समझ लें कि ये अभी तक इरिवर्सिबल है, यानी ये वापस नहीं होती है। यानी अगर एक दफा किसी को हो जाए तो इससे जान छुड़ाना मुश्किल है। अभी तक कोई मुकम्मल इलाज इसका मौजूद नहीं है। खाना खाने में जिन लोगों को है, वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनको मिर्चें खाने में मुश्किल होती है, सख्त चीजें खाने में मुश्किल होती है, दांतों की सफाई मुश्किल होती है, अगर किसी का रूट कैनाल करना है फिर है तो वो भी पॉसिबल नहीं होती है। तो मेरे पास जो ज्यादातर लोग आते हैं, उनके हमें बहुत सारे दांत जो सही भी होते हैं, थोड़े बहुत खराब होते हैं, जिनको हम सही कर सकते हैं, लेकिन मुंह के कम खुलने की वजह से हमें इनका ज्यादातर एक्सट्रैक्शन या फिर कुछ और करना पड़ता है। तो दिस इज इंडीड मल्टी फोकल डिजीज, जो कि आगे चल के मुश्किल है। फिर अगर आप समझें कि किसी का मुंह में से दांत ही निकलना शुरू हो जाए यंग एज में, तो उसका खाना पीना कैसा होगा, और उसकी जो है सेहत पे भी काफी फर्क पड़ता है।
उमूमन ये लोग बहुत कमजोर और लो लो वेट के हिसाब से ये लोग होते हैं। तो मेरी राय ये है कि इस बीमारी से बचा जाए, और उसके जो सबसे बड़ा रीजन अभी तक लिटरेचर में है वो छालिया ही है। आ, डॉक्टर अली, अब तक जितने सवाल आए हैं उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आया है, क्या दांतों के गम्स के भी अलग से स्पेशलिस्ट होते हैं? ये लोग क्या करते हैं? तो मुझे पता है कि यू आर वन ऑफ द फ्यू पेरियोडोंटोलॉजिस्ट इन द कंट्री, और चूंकि कम लोग हैं पेरियोडोंटोलॉजी के अंदर, तो वो ये चीजें तो आपको फेस करनी पड़ती होंगी। तो सब बताइएगा कि गम्स स्पेशलिस्ट क्या होते हैं और आप लोग क्या क्या देखते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर मुर्तज़ा रज़ा काज़मी जी। बिल्कुल, मसूड़े के भी स्पेशलिस्ट होते हैं। और मसूड़े की बीमारी जो है इस वक्त इस दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में वन ऑफ द फ्यू लीडिंग डिजीजेस में आती है अनफॉर्चुनेटली। मसूड़े की बीमारी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो मसूड़े से खून आना, इसी वजह से मसूड़ा जो है आपका किसी बीमारी की वजह से अगर श्रिंक हो गया है, दांतों की जड़ें मुंह में नजर आ रही हैं, उनके लिए कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। और अगर मसूड़े की बीमारी की वजह से दांत के इर्द गिर्द तक हड्डी में कोई नुकसान हो गया है तो उसके लिए जो करेक्शन के प्रोसीजर्स होते हैं सर्जिकल, उनकी इंटरवेंशन करना। और मुख्तलिफ तरीके से मसूड़े का इलाज, जिसमें इम्प्लांट के अराउंड सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग या इम्प्लांट प्लेसमेंट, ये सारे काम जो है मसूड़े के स्पेशलिस्ट करते हैं। तो जिसमें ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनकी कंप्लेन मसूड़ों से खून आना होती है, और ये बहुत कॉमन कंप्लेन होती है। मसूड़े की बीमारी के में एक चीज़ जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली देखते हैं कि पेशेंट इसको बीमारी ही नहीं समझते अनफॉर्चुनेटली। वो ये समझते हैं कि ये तो एक और दूसरी चीज़ जो आगे बहुत कॉमन मिथ है, जो लोग आगे बात करते हैं कि हम दांतों मसूड़ों का इलाज कराएंगे, अमूमी तौर पे स्केलिंग के नाम से जो मशहूर है, दांत कमजोर हो जाएंगे। तो ये सारी वो बातें हैं जो पेशेंट आके हमसे करते हैं, और हम उनको यही समझाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने हमें सफाई, साफ सुथरा रहने का हुक्म दिया, निर्सेमान फरमाया हदीस के अंदर, और उससे बड़ा का बड़ा शौक से मिसवाक किया करते थे, बड़ा हर वक्त जब भी मौका मिलता था करते थे। तो ये सारा दीन भी हमें इस तरफ निशानदेही करता है कि सफाई कितनी अमूमी तौर पे ज़रूरी है, और मसूड़े की तो और मुंह की जनरली बहुत ज़रूरी है। तो आपका जवाब मुर्तज़ा, डॉक्टर मुर्तज़ा, आपके तवज्जुह से आपसे जिसने पूछा है वो ये है कि यकीनन मसूड़े के भी स्पेशलिस्ट होते हैं, और हमारा काम होता है कि मसूड़े सेहतमंद रहें, तो उसके नतीजे में मुंह भी सेहतमंद रहे, क्योंकि अल्लाह ने हमारे मुंह में ना बहुत सारे जरासीम रखे हैं जिसका काम हमारे फंक्शन हैं उसके अंदर हमें हेल्प करना भी होता है। तो उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब तसल्ली बख्श मिल गया होगा आपको। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल था डॉक्टर अली के लिए। और एक मुश्किल सवाल है डॉक्टर रूबिया के लिए कि क्या रूट कैनाल करवाना चाहिए और क्यों करवाना चाहिए? क्योंकि रूट कैनाल करवाने से देर या सवेर दांत तो निकलवाना ही पड़ता है, उसके नीचे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस पे आप बताइए डॉक्टर रूबिया। दांत में जब कीड़ा लग जाता है और वो दांत की अंदर वाली सतह तक चला जाता है, तो पेन की शिद्दत को रोकने के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो रूट कैनाल है, जिसको नस का इलाज भी कहते हैं। अगर माहिर डॉक्टर उसको तरीके से करता है और सारी अंदर से कैनाल्स को साफ करके भराई कर देता है, तो रूट कैनाल का चलना जो है तकरीबन 95% तक है। उसका ऑल्टरनेटिव है दांत निकालना, और उसकी जगह फिर मसनूई दांत पे ही जाना पड़ता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जब तक आपका अपना दांत बच जाए, आपके लिए वही बेहतरीन है। और अगर माहिर डॉक्टर रूट कैनाल तरीके से करता है, एक्सपर्ट से करवाई जाती है, और उसके बाद उसके ऊपर कैपिंग या कवर करवा लिया जाता है, तो दांत की लाइफ ऑन एवरेज 5 to 10 years और उससे ज्यादा भी बढ़ जाती है। थैंक यू डॉक्टर रूबिया। मैं इसी से साथ एक सवाल मेरा अपना है जो कि मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपके एक्सपीरियंस के अंदर जो आपने देखा है कि लोगों ने आपके पास केस आते ऐसे भी आए होंगे कि रूट कैनाल पहले करवाई है, पेन नहीं जा रहा, और आपने फिर रूट कैनाल उसकी की है और उसको रेस्टोर किया, तो आपको
किस किस्म की क्वालिटी ऑफ वर्क लोगों का मिलता रहा है रूट कैनाल के लिए? क्या उमूमी तौर पे लोग अच्छी रूट कैनाल करते हैं, या उमूमी तौर पे खुदा न खास्ता लोग बहुत खराब रूट कैनाल करते हैं? तो उमूमी तौर पे आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला है जो कि लोगों ने रूट कैनाल करवाई थी और उसके बाद से फिर आपने उसको देखा? आमतौर पे अगर स्पेशलिस्ट से रूट कैनाल करवाई जाती है या मरीज करवा कर आता है तो उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है और वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको रिट्रीट करने की या दोबारा से करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मरीज जो है नॉर्मल बीडीएस से या ऐसा डॉक्टर या डेंटिस्ट जिसकी क्वालिफिकेशन सिंपल 4 या 5 साल की बीडीएस लेवल तक है, तो उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती है कि वो हर तरह के मुश्किल रूट कैनाल को ट्रीट कर सके। तो ज्यादातर कॉम्प्लिकेशंस उन्हीं केसेस में आती है और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम 1 या 2 कनाल या तो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुई हुई होती हैं या पूरी लंबाई पे ट्रीट नहीं हुई हुई होती हैं। तो दैट्स द रीजन, या मरीज को गाइड नहीं किया जाता कि इसके बाद इसके ऊपर जो है कोई क्राउन की जरूरत है ताकि जो है दोबारा से दांत में इन्फेक्शन ना चला जाए। थैंक यू डॉक्टर रूबिया। डॉक्टर रचना, आपके लिए एक सवाल है रिगार्डिंग रिमूवेबल रिटेनर पोस्ट ब्रेसेस। How does one maintain good oral hygiene and prevent caries attack when removable retainers are used? थैंक यू डॉक्टर मुर्तजा। सो रिमूवेबल रिटेनर मींस कि जब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो एक अप्लायंस दिया जाता है जो पेशेंट मोस्टली हर टाइम पहनता है या फिर रात के वक्त उनको एडवाइस किया जाता है पहनने के लिए, और वो रिमूव कर सकता है, मतलब कि वो रिमूव करके उसको क्लीन भी कर सकता है। अप्लायंस को भी क्लीन कर सकता है और टीथ को भी क्लीन कर सकता है। तो जब वो टीथ को ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग एंड ये सारी चीजों से क्लीन रखेगा तो फिर कोई कैविटीज और उसका खतरा नहीं होता। अगर ब्रशिंग प्रॉपर ना हो तो फिर वो लाइक कैविटीज एंड उसका मसला होता है। सो रिमूवेबल रिटेनर में तो क्लीनिंग इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल बिकॉज वो रिमूव करके उसको क्लीन कर सकते हैं। जो फिक्स्ड रिटेनर होता है वो एक तार होती है जो अंदर की साइड पे दांतों के साथ लगी हुई होती है, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन वो भी अगर तरीके से की जाए और एवरी 6 months to a year जो है वो अगर स्केलिंग एंड क्लीनिंग कराते रहें तो फिर वो कोई ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं है। सो दी ओनली आइडिया इज कि उसको मेंटेन करना है, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक एंड ड्यूरेशन ऑफ जैसे 2 minutes एवरी टाइम जब ब्रश करें 2 minutes जरूर ब्रश करें, एंड सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले जरूर ब्रश करते हैं, तो फिर वो कैविटीज का प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, क्या आप रिकमेंड करती हैं कि जब भी रिटेनर यूज किया जाए तो टीथ ब्रशिंग कर ली जाए ताकि सारी सफाई हो? यस, ब्रशिंग जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक सवाल अभी आप ही से हम पूछ लेते हैं, आप ही के सिलसिले में है, बीच में से मैं पूछ रहा हूँ कि सवाल ये है कि जॉ मॉडिफिकेशन के लिए सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है? यस, सो सर्जरी उन केसेस में करानी पड़ती है जहाँ पे आपका जॉ का इशू है और वो अर्ली एज में ट्रीट नहीं हुआ, मतलब आपने 10 to 12 या 13 years तक उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया। अब अगर आपकी एज जो है वो 15, 16, 17 years में पहुंच रहे हैं, उससे ऊपर एज है, एंड देन आपका अगर जॉ का कोई इशू है तो फिर उसको ब्रेसेस के साथ सर्जिकल ट्रीटमेंट भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है जिसके थ्रू हम आपके जॉ को अलाइन कर सकते हैं। अगर पेशेंट कहता है कि नहीं हमें सर्जरी नहीं करानी तो फिर भी हम ब्रेसेस से दांतों को तो अलाइन कर सकते हैं, मीन्स उनके टीथ की बाइट प्रॉपर हो जाती है, फंक्शन प्रॉपर हो जाता है, लेकिन जो जॉ का इशू होता है वो फिर उधर ही रहता है, उसको सर्जिकली ही फिर ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, अली के लिए एक सवाल ये है कि ब्रिज के नीचे गम्स इन्फेक्टेड हो तो क्या करना चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल से ही पता चलता है कि जो शख्स जिससे पूछा वो अपने मसूड़े की सेहत के लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ तरीके से साफ किया जा सकता है। आसान तरीका ये है, पहले हमें ये देखना होगा कि ब्रिज डिजाइन में स्पेस है नीचे जिसके जरिए हम उसकी सफाई कर सकते हैं। एक तरीका तो ये आप सुपर फ्लॉस लें और उसको नीचे से पास करके क्लीन करें, बिकॉज सुपर फ्लॉस का एक एंड थोड़ा हार्ड होता है, यू कैन इजीली आप अपने ब्रिज के नीचे से उसको पास कर सकते हैं। दूसरा उससे आसान तरीका ये है कि आजकल वाटर फ्लॉसर आती है एक डिवाइस, उसके अंदर इंजेक्ट होता है पानी पल्सेटिंग मोशन में थोड़ा सा प्रेशर के साथ,
तो वॉश अवे उसके नीचे की जो भी एरियाज होते हैं जो डेंच ब्रिज के, वो उसको वॉश कर देता है। तो ये दूसरा तरीका होता है उसको क्लीन करने का। और इन सब के साथ साथ मैं फिर मशवरा दूंगा कि साल में एक दफा जरूर आप अपने दांतों के लिए चेक करवाएं, बिकॉज नो मैटर हाउ गुड यू आर विद योर ब्रशिंग, समटाइम्स वो जो सर्फेसेस होते हैं डिफिकल्ट टू रीच होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा माहिर के जरिए, माहिर एक्सपर्ट से उनकी स्कैनिंग की जरूरत पड़ती है। थैंक यू डॉक्टर। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ये जो ब्रिजेस बनते हैं, इसकी डिजाइन भी बाज दफा ऐसी होती है कि जहाँ पे वो गंदगी को कैच करते हैं। और कैच करने से मेरी मुराद ये है कि जब उसके नीचे खाना जाता है ब्रिज के नीचे, तो वो खाने को रोक लेते, ट्रैप कर लेते हैं। वहां से सेल्फ क्लींजिंग इफेक्ट नहीं होता। आ, हमारी टर्म्स में उसको रिच लैप पॉन्टिक कहा जाता है, लेकिन ये टेक्निकली जरा मुश्किल है समझाना। आसान लफ्जों में सिर्फ ये है कि डिजाइनिंग ऑफ प्रोस्थेसिस, यानी कि जो ब्रिज की डिजाइनिंग है वो भी सेल्फ क्लींजिंग होनी चाहिए। हमारे नेचुरल दांत अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं, कुदरती दांत अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं जिनके अंदर अच्छी खासी सफाई सेल्फ क्लींजिंग से हो जाती है, यानी कि खुद ब खुद हो जाती है। हमें रिफाइंड सफाई करनी होती है। दिन भर हमारे दांत गंदे नहीं रहते, उसकी वजह यह है कि हमारे दांतों के अंदर सेल्फ क्लींजिंग इफेक्ट है, दो कि हम बहुत ज्यादा रिफाइंड फूड खा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा एलिमेंट होता है। डॉक्टर रचना के लिए तो आसान हो जाएगा कि बच्चों के दूध के दांत गिरने के बाद नए दांत सीधे और अच्छे निकले, इसके लिए क्या करना चाहिए, और दांत निकलने के माइलस्टोन क्या है टॉडलर के लिए, एज माइलस्टोन क्या है। ओके, सो बच्चों के दांत जो है वो अगर इफ यू वांट कि उनके दांत अच्छे निकलें, अच्छी पोजीशन में निकलें, तो उनके लिए बेस्ट ये होता है कि आप उनको कोई हार्ड चीजें बाइट करने के लिए दिया करें। लाइक कैरेट्स होते हैं, एप्पल्स होते हैं, ये फाइब्रस चीजें होती हैं। ये जब बच्चे बाइट करते हैं तो उनके जॉ को एक ग्रोथ का स्टिम्युलस भी मिलता है, और उनके टीथ, जब जॉ अच्छी तरह ग्रो करता है तो उनके टीथ भी अच्छी तरह अलाइनमेंट में निकल सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू प्रिवेंट मैलोक्लूजन्स। मतलब कि दांत आगे पीछे निकलने को प्रिवेंट इस तरह किया जा सकता है कि आप बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड चीजें ना दें। जो बच्चे ज्यादा प्रोसेस्ड चीजें खाते हैं उनके दांतों में फिर कैविटीज भी होती हैं, उनका जॉ भी प्रॉपर नहीं ग्रो करता, और फिर वो दांत उनके आगे पीछे निकलने शुरू होते हैं। जो बच्चों के बेबी टीथ होते हैं वो अराउंड 6 मंथ्स टू 2 इयर्स की एज में निकल आते हैं। जो पक्के वाले दांत होते हैं, मतलब जो परमानेंट टीथ होते हैं, वो अराउंड 6 इयर्स की एज में पहला दांत निकलना शुरू होता है, और अराउंड 12 इयर्स तक आपके जो सेकेंड मोलर्स तक टीथ होते हैं वो निकल आते हैं। सो दिस इज द एज ब्रैकेट जिसमें दांत गिर के निकल रहे होते हैं। थोड़ा सा 6 मंथ्स to 1 year का वेरिएशन हो सकता है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि हमारा बच्चा 1 साल का हो गया है, अभी तक कोई भी दांत नहीं निकला। तो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरिएशंस। इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती है, बस यही है कि आप उनके जो है उनको ग़िज़ा जो है वो फाइब्रस और थोड़ी हार्ड चीजें बाइट करने की आदत डालें। और जैसे ही बच्चे का पहला दांत निकलता है उसको दांत को आपने ब्रश करना जरूरी है। सो शुरू में आप एक फिंगर ब्रश ले सकते हैं। फिंगर ब्रश के जरिए मदर जो है वो बच्चे के दांत को क्लीन कर सकती हैं। सो यूजुअली बच्चे हमारे पास, पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं कि ये तो अभी तो इनके दूध के दांत हैं तो इनको तो हमने ब्रश नहीं किया है। तो ये दिस इज नॉट लाइक वो रेगुलर ट्रीटमेंट। तो उनको जो है वो दांतों को ब्रश करना जरूरी, जैसे ही पहला दांत निकले उसको ब्रश करना जरूरी है, ताकि कैविटीज भी ना हो। कैविटीज नहीं होंगी तो फिर आगे दांत भी बेहतर निकलेंगे। थैंक यू। और एक सवाल यह है कि दांत जो है काले क्यों हो जाते हैं, और क्या ये डिजीज है, क्या ये अनहाइजेनिक एलिमेंट है। आसानी यह है कि दोनों हो सकता है, लेकिन मैं इसके ऊपर, क्योंकि बाद दफा डिजीज की वजह से भी दांत जो है काले होते हैं, तो मैं डॉक्टर रूबिया से चाहूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा सहला से गुफ्तगू करें। थैंक यू डॉक्टर मुर्सना।
अब दांत काले होने की दो वजूहात हैं। एक तो स्टेनिंग, धब्बे आ जाना, पान गुटखा छालिया और उसकी और टाटर के स्टेन्स आ जाना। खाने पीने के भी स्टेन्स हैं, तो ये वो स्टेन्स हैं जिनको इजीली निकाला जा सकता है क्लीनिंग के साथ, एंड देन मेंटेनेंस हो सकती है पेशेंट के एंड पे अगर वो रेगुलर क्लीनिंग करता है। दूसरी तरह की जो स्टेनिंग है वो दांत काले होने की वजह जो है कीड़ा लगना भी है। पांच दफा बच्चों में जो है अर्ली एज में बॉटल लेने की वजह से रैम्पेंट केरीज हो जाती हैं और दांत एकदम से काले होना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया। तो उस सूरत में जो है बच्चे को कम से कम 2-2.5 साल से ऊपर जो है बॉटल फीड नहीं कराना चाहिए। ठीक है, एंड देन अगर बच्चा लेता भी है तो रात को सोते हुए उसके मुंह में से बॉटल निकाल के एंड देन एक दफा क्लीन करा दिया जाए। और रेडियोथेरेपी या केमोथेरेपी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी कीड़ा लगने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है और दांत काले होना शुरू हो जाते हैं। तो वहां पे भी अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट हुआ है तो पेशेंट को फ्लोराइड ट्रीटमेंट की जरूरत होती है ताकि उनके दांत प्रोटेक्ट रहें, क्योंकि स्लाइवरी फ्लोराइड या थूक बनने की सलाहियत इन ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट्स में कम हो जाती है। थैंक यू डॉक्टर रूबिया। ये जो अगला सवाल है वो भी आपसे ही रिलेटेड है कि मेरा रूट कैनाल हुआ लेकिन बहुत पेनफुल रहा। डेंटिस्ट ने एनेस्थीसिया दिया लेकिन इतना तकलीफ हुई कि मुझे रोना आ गया। किसी ने बताया कि भाई एंटीबायोटिक नहीं दी थी और ऐसे ही रूट कैनाल शुरू कर दिया था, इस वजह से ये गड़बड़ हुई है। तो क्या हर रूट कैनाल के लिए एंटीबायोटिक देना होता है? एंटीबायोटिक की नीड उस वक्त होती है जब पेशेंट जो है स्वेलिंग और फीवर के साथ प्रेजेंट करता है। उस सूरत में बेहतर है कि पहले एंटीबायोटिक दे के एंड देन फिर प्रोसीजर शुरू किया जाए। उस सूरत में एनेस्थीसिया की इफेक्टिवनेस इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन अगर जो है स्वेलिंग नहीं है और पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो 2 से 3 तरीके कार हैं सुन करने के। 1% चांसेस होते हैं कि पेशेंट अगर बहुत ज्यादा एक्यूट पेन के साथ प्रेजेंट करता है तो पेन जो आप एनेस्थीसिया देते हैं दांत को सुन करने के लिए, उसके लिए एडिशनल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ जाती है और समटाइम दांत के अंदर भी एनेस्थीसिया देना पड़ता है पेन कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर रूबिया। अब अगेन सवाल है डॉक्टर रचना के लिए कि हाउ कैन यू कैच अर्ली इफ द चाइल्ड नीड्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। और ये कि मैं स्केर्ड हूं कि ब्रेसेस से गम्स छिल जाते हैं, तो क्या ब्रेसेस से गम्स छिल जाते हैं? Okay, so thank you, Dr. Murtuza, for the question. So early आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए यही है कि आपको जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं उनको 7 इयर्स की एज में आप विजिट करा सकते हैं ताकि वो इवेल्युएट कर लें कि उनके टीथ जो हैं वो प्रॉपर पोजीशन में निकल रहे हैं या नहीं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप खुद आइडेंटिफाई मे बी ना कर सकें, क्योंकि जब बच्चा बाइट कर रहा होता है, ज्यादा हमें ये देखना होता है कि वो जब बच्चा बाइट कर रहा है तो उनके टीथ जो है वो टीथ के साथ मिलके आगे की तरफ स्लाइड तो नहीं कर रहे, या फिर ऊपर वाला जॉ छोटा है या नीचे वाला जॉ बड़ा, इस तरह के कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, और टीथ की अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। ये चीजें होती हैं। कुछ चीजें तो पेरेंट्स खुद ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं और बच्चों को लेकर आते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। यूजुअली जैसे थंब सकिंग या कोई हैबिट की वजह से भी दांत जो है वो आगे पीछे आ रहे होते हैं, तो वो उन कंडीशंस में भी जो है वो हमें थोड़ा सा इंटरवेंशन करनी पड़ती है कि अगर हैबिट है तो उसको हम हैबिट ब्रेकर के जरिए हैबिट को स्टॉप कर देते हैं ताकि वो जो टीथ की डेवलपमेंट है वो नॉर्मल पोजीशन में आ सके। और गम्स छिलने का ऐसा जब ब्रेसेस हम लगाते हैं तो चूंकि एक नई चीज होती है मुंह में, तो थोड़ा सा वो आपके जो गम्स एंड जो मुंह के अंदर की खाल होती है उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा मे बी अबाउट अ वीक और सो लगता है। तो वो उस स्टेज में ड्यूरिंग दैट टाइम जो है वो अगर आपको वो ब्रेसेस जो हैं कहीं पे चुभ रहे हैं या कुछ, तो हम यूजुअली एक वैक्स का बॉक्स देते हैं जिससे वो छोटा सा बॉल बना के उसके ऊपर लगा सकते हैं ताकि वो उनको इरिटेट ना करे। अगर वो कहीं पे चुभ रहा होता है तो फिर थोड़ा सा वो इरिटेशन वहां पे हो जाती है, लेकिन एज सून एज वो इरिटेशन का एलिमेंट खत्म किया जाता है वो वहां से वापस हील हो जाता है। सो देयर इज नो ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन ये है कि उसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। आप एक सवाल और है कि मेरे रूट कैनाल ट्रीटेड टीथ और क्राउन बीच में स्पेस है और फूड वहां पे फंस जाता है,
और स्वेलिंग हो जाती है और ये हर्ट करता है। द पेशेंट इज एक्सपेक्टिंग, और जिन्होंने सवाल पूछा है, और उनका अगला सवाल ये है कि ये डिलीवरी के बाद ये कितना जल्दी अपने डेंटल ट्रीटमेंट को परस्यू कर सकती हैं। तो डॉक्टर रूबिया, इसके बारे में आप बता दें कि उनका खाना फंस रहा है, रूट कैनाल करवा चुकी हैं, क्राउन करवा चुकी हैं, और क्राउन के बावजूद भी खाना फंस रहा है, और आफ्टर डिलीवरी के कितने अरसे में जाके डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। और क्या खाना फंसने डिलीवरी, सॉरी सॉरी, क्या डिलीवरी का ही इंतजार करना है या बीच में भी उनको ट्रीटमेंट करवा सकती हैं वो? देखें, डिलीवरी के लिए ऐसा कोई नहीं है, बीच में भी ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो अगर इनका खाना फंसने का कंप्लेंट दांत के बीच में आ रहा है, क्राउन वाले दांत और नेचुरल टूथ के बीच में, तो प्रॉबेबली बाज दफा क्या होता है कि क्राउन और जो नेचुरल टूथ है उसके बीच में जो हम कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं वो टाइट होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम भी वो लूज हो जाता है, या ऑन द डे ऑफ प्लेसमेंट ऑफ क्राउन भी वो उतना टाइट नहीं होता। तो खाना फंसने की शिकायत अक्सर लोगों को रहती है, तो उसके लिए है कि डेंटल फ्लॉस से क्लीन रखें जब तक वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाती हैं। और अगर उसके नीचे दोबारा से कैविटी बन गई है और एक्सरे लेके पता चलता है, तो प्रॉबेबली उनका क्राउन निकाल के उसको दोबारा बनाने की जरूरत होगी। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर रूबिया, ये जो री रूट कैनाल है उसकी सक्सेस रेट क्या है? अगर किसी को जरूरत पड़ जाए री रूट कैनाल के लिए तो क्या जरूरत पड़ती है? अगर किसी की एक दफा रूट कैनाल हुई है और उससे उसको फायदा नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तो ये रीजन देखना है कि उसमें कामयाब ना होने की वजूहात क्या है। तो कोई मिस्ड कैनाल है, पूरी लंबाई पे सफाई नहीं हुई हुई है, प्रॉपर टॉप फिलिंग नहीं हुई हुई है, क्राउन नहीं लगा था, तो री इन्फेक्शन की जो है रीजंस का पता होना चाहिए। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो री रूट कैनाल जो ट्रीटमेंट है उसका सक्सेस रेट भी ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम रूट कैनाल के बराबर ही है। तो डिपेंड करता है कि आपके पीछे जो है रीजन क्या है रूट कैनाल फेल होने की। अगर दांत का स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली वो दांत ज्यादा अरसे के लिए सरवाइव नहीं करेगा या फंक्शन नहीं देगा। थैंक यू डॉक्टर रूबिया। डॉक्टर अली, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आए हैं। क्या हर एक को दांतों की सफाई करवाना चाहिए? इफ यू हैव, इवन इफ यू डोंट हैव अ प्लाक, यानी कि दांतों में गंदगी जमी भी नहीं है, क्या प्रोफाइलेक्टिक स्केलिंग फिर भी जरूरी है? और वैसे उमूमी तौर पे स्केलिंग और पॉलिशिंग कितने अरसे में करवाना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, अल्लाह हमारे मुंह के अंदर जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करके विद इन कपल ऑफ मिनट में हमारे मुंह दांतों के सरफेस पे एक तह जमना शुरू हो जाती है, जो इनिशियली बहुत सॉफ्ट होती है। फिर हम दोबारा ब्रश करते हैं, वो तह हट जाती है। ये प्रोसेस चलता रहता है। अगर हम 2 दफा सही से ब्रश कर रहे हैं तो ये प्रोसेस ये मैनेज होता रहता है। लेकिन क्योंकि हमारे दांतों की अल्लाह ने साख्त ऐसी बनाई है कि नो मैटर हाउ गुड वी आर विद द ब्रशिंग, फिर भी कुछ सर्फेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारा ब्रश नहीं पहुंच पाता। वहाँ फ्लॉस करते हैं, फ्लॉस भी नहीं पहुंच पाता बाद दफा। तो वहाँ पे हुए जो सॉफ्ट डिपॉजिट होते हैं वो कैल्सिफाई होना शुरू हो जाते हैं, वो हार्ड टार्टर की शक्ल ले लेते हैं। वो जो सरफेस होते हैं फिर वो अब ब्रश से साफ नहीं हो सकता, और वो एक ऐसी स्ट्रक्चर होता है जिसमें जरासीम बहुत बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, जिसके नतीजे में फिर एडवांस फॉर्म ऑफ डिजीज डेवलप होती है। Therefore, we advise all our patients and everybody कि साल में एक दफा जरूर चेकअप करवा लें। चेकअप सिर्फ सफाई के लिए नहीं, जनरली करवा लें। नीड होगी तो डेंटिस्ट एडवाइस कर देगा, नहीं होगी तो फिर वी विल कीप यू ऑन फॉलो। जनरली हमने अब तक ये देखा है कि साल में 6 महीने, साल में एक दफा जरूरत पड़ती है स्केलिंग की, तो उसको करा लेने में दांत के स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होता, एज लॉन्ग एज के टेक्निक जो स्केलिंग की है वो ठीक है और अननेसेसरी ट्रॉमा नहीं किया जा रहा। बट जनरली देखा ही गया है कि स्केलिंग जनरली सब लोग ठीक करते हैं, और वो उससे फायदा ही होता है पेशेंट को साल में एक दफा कराने से। और एक और सवाल है कि लॉन्ग टर्म परमानेंट इफेक्ट डेंटल स्केलिंग का क्या है? क्या कोई नेगेटिव इफेक्ट है स्केलिंग का? एक बात आमतौर पे की जाती है कि इससे दांतों की पॉलिशिंग चली जाती है, इनेमल की पॉलिश चली जाती है, या मसूड़ा कमजोर हो जाता है। जी, अक्सर पेशेंट आगे इसके सवाल, नुकसानात क्या हैं, लोग पूछना चाहते हैं। जी, अक्सर ये सवाल भी हमसे पूछते हैं लोग आके क्लिनिक्स में, तो उसका हम यही जवाब देते हैं। देखें, स्केलिंग इटसेल्फ उसका नुकसान नहीं होता, लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आते हैं
इसमें ये बात बहुत कॉमन देखी गई है कि पेशेंट बहुत लेट स्टेज में मसूड़े की बीमारी करना आते हैं। इसको हम अपनी साइंटिफिक वर्ड में साइलेंट किलर भी इस तरह कहते हैं, बिकॉज ये मसूड़े की बीमारी के जो अलामात हैं वो बहुत एडवांस स्टेज में डेवलप होते हैं। तो अर्ली स्टेज पे उसको पेशेंट को पता भी नहीं चलता, और थोड़े बहुत उसे मसूड़ों से खून आता है तो वो उसको ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, जिसके नतीजे में डिजीज बढ़ती रहती है। तो जब पेशेंट बहुत एडवांस स्टेज में आता है तो उस वक्त तक काफी हद तक हड्डी जिसमें दांत होते हैं, दांत जिस हड्डी में होते हैं उसमें नुकसान हो चुका होता है। फिर जब हम उसकी वजह जो टार्टर है उसको रिमूव करते हैं तो फिर पेशेंट को अपने दांत हिलते हुए भी महसूस होते हैं, उसको दांतों में गैप भी नजर आता है, उसको ठंडा गर्म भी लगना शुरू हो जाता है। तो वो इसका सारा मलबा जो है स्केलिंग पे आ जाता है कि भाई देखो मैंने स्केलिंग की और मेरे दांत कमजोर हो गए। हालांकि स्केलिंग की वजह से कमजोर नहीं हुई, ये तो जितने अरसे तक जो सफाई ना होने की वजह से टाटर जमा था मुंह में, जरासीम जमा थे, उन्होंने आहिस्ता 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 करके उस हड्डी को बुला दिया। अब जब उस वजह को हमने निकाला, बॉडी ने, नेचर ने बॉडी को हीलिंग स्टार्ट की, सूजन कम हुई, अब उसने अपने नॉर्मल पोजीशन पे आना शुरू किया। तो वो जो हड्डी लॉस हो गई थी उसके नतीजे में आपकी जो जड़ हड्डी में हुआ करती थी वो मुंह में आ गई, और ये सारे नतीजे सामने आए। देयरफॉर एक बहुत कॉमनली कहा जाता है डेंटिस्ट्री के अंदर के इग्नोरेंस की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ प्योरली इग्नोरेंस होती है जिसकी वजह से ये सारे अलामात दिखे जाते हैं। देखो मैं पेशेंट को हमेशा यही कहता हूँ कि स्केलिंग से नहीं होता लॉन्ग टर्म कोई नुकसान। हाँ अलबत्ता अगर आप इग्नोर करेंगे अलामात को अर्ली स्टेज पे तो फिर आपको आगे चल के ये सारे नुकसान होंगे। इसमें बस एक बात करता चलूँ, और इन सब के बावजूद भी दूसरा इसका फॉलोअप क्वेश्चन पेशेंट का यही होता है कि तो फिर इसका मतलब ये है कि अब तो नुकसान हो गया, अब हम यूं ही फायदे में तो ना करें। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी हम जहाँ खड़े हैं हमने अब भी इग्नोर किया तो एक दांत अगर नुकसान हो रहा है और इस वक्त इग्नोर किया तो आगे चल के 3-4 दांत में ये नुकसान होगा, और भी बढ़ता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। तो इसलिए पहले इग्नोर किया तो एक में हो गया, अब इग्नोर करेंगे तो और नुकसान हो जाएगा। देयरफॉर जितना जल्दी हो सके इसको साफ करवा लें, क्योंकि हम अपनी जेब में कचरा लेके नहीं घूमते, तो फिर मुंह में जरासीम वाला कचरा लेके घूमना ये कोई अकलमंदी नहीं। बहुत बहुत बढ़िया फरमाया, बहुत अच्छे से आपने बताया। अभी एक सवाल ये आया है कि ऑर्थोडोंटिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट, प्रोस्थोडोंटिस्ट क्या होते हैं? तो यहाँ पे इस वक्त जिन्होंने भी सवाल किया और सबके लिए मैं बताना चाहूंगा दोबारा से कि इस वक्त हम 5 लोग बैठे हुए हैं और पांचों लोगों की अलग अलग स्पेशलिटीज हैं। यानी कि दांत के अंदर भी इस वक्त पाकिस्तान में 5 चीजों पे स्पेशलाइजेशन हो रही है। डॉक्टर अली गम्स स्पेशलिस्ट हैं, तो मसूड़ों के कमजोरी के लिहाज से जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए आप डॉक्टर अली से मिल सकते हैं। बल्कि हमारे जो पेशेंट होते हैं जहाँ पे हमें इनकी खिदमत की जरूरत होती है तो हम इनको रेफर करते हैं कि गम सर्जरी बाद दफा करनी हो या सीवियर पेरिडोंटल इशू के साथ पेशेंट आए, तो हम चाहते हैं कि बस उसको डॉक्टर अली ही मॉनिटर करते रहें ताकि पेशेंट को बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। इसी तरह से डॉक्टर हुमायूं हैं जो कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं। चाहे दांत निकालने वाला अमल हो, खास तौर पे मुश्किल दांत निकालने वाला अमल हो, या बोन फ्रैक्चर हो जाए खुदा ना खास्ता, या जैसे डॉक्टर रचना ने बताया कि ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी की जरूरत हो तो उसके लिए डॉक्टर हुमायूं से रुजू किया जाता है। एंडोडोंटिस्ट कम लोग इस टर्म को यूज करते हैं, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट। डॉक्टर रूबिया यहाँ पे रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हैं, और जो रूट कैनाल की जरूरत मिलती है, जैसे डॉक्टर रूबिया ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर रूट कैनाल फेल हो जाए तो उसकी वजह आमतौर पे क्या हो सकती है कि प्रॉपर जितनी कैनाल्स हैं, दांत अंदर से हॉलो होता है उसके अंदर कैनाल्स होती हैं, तो क्या सारी कैनाल्स को जिसने भी पहले रूट कैनाल की थी क्या उसको निगोशिएट किया, यानी कि हर कैनाल को अलग अलग सफाई की? अगर की तो क्या प्रॉपर लेंथ तक की? अच्छा लेंथ भी कर ली थी तो प्रॉपर विड्थ भी की थी? क्या उसको अच्छे से साफ करके फिलिंग भी अच्छी से की थी? तो डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर इवेल्युएट किया जाता है, ये इनकी स्पेशलिटी है। और यहाँ पे जितने लोग हैं उन्होंने सालों इस चीज के ऊपर पढ़ाई की है।
डॉक्टर रचना ब्रेसेस के स्पेशलिस्ट हैं कि अगर दांतों को, टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करना हो, बाज दफा दांत ऊपर ज्यादा गड़ गए होते हैं, उनको नीचे करना हो, उसको अलाइनमेंट को सेट करना हो, तो उसके लिए भी हम डॉक्टर रचना की खिदमत हासिल करते हैं कि दांतों को अलाइन करते हैं। बाज दफा मरीज आता है दांत लगवाने के लिए, लेकिन उसको स्ट्रेट दांत नहीं लगाए जा सकते क्योंकि बाकी दांत टेढ़े मेढ़े हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। एल्डरली पेशेंट, उसको भी ब्रेसेस लगवाए जाते हैं। और बाज दफा ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जो डॉक्टर रचना ने हमारे कुछ मरीजों के साथ किया भी है कि दांत निकले हुए थे, पीछे वाले थर्ड मोलर मौजूद थे, सेकंड मोलर मौजूद था, फर्स्ट मोलर खराब हो गया था, उन्होंने सेकंड मोलर को फर्स्ट मोलर की जगह पे लेके आए और फिर थर्ड मोलर को सेकंड मोलर की जगह पे लेके आए। तो बजाय इसके कि वहां पे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनता और इम्प्लांट डालते, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है, लेकिन नेचुरल का बदल नहीं है। तो उन्होंने नेचुरली उसको क्लोज किया स्पेस को और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट खत्म हो गया। आई एम अ प्रोस्टोडोंटिस्ट, यानी कि आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट। अगर किसी के दांत नहीं है तो वो दांत चाहे फिक्स दांत लगाने हो या रिमूवल दांत लगाने हो, वो हम लगाते हैं। इसके अलावा जो है हम जो जोड़ों की तकलीफ होती है उसके लिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम लोग देखते हैं। डिफिकल्ट केसेस डॉक्टर हमायो जो कि सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन देखते हैं। अब आपने सवाल पूछा कि ब्रेसेस की जरूरत हो तो हम किसके पास जाएं। डॉक्टर रचना यहाँ पे मौजूद है, आप इनके पास जा सकते हैं। यहाँ पे दो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं AQU के अंदर, एक डॉक्टर रचना आता, एक डॉक्टर मुबस्सिर फिदा। इसी तरह यहाँ पे रेजिडेंसी प्रोग्राम ऑर्थोडोंटिस्ट के अंदर हो रही है, बल्कि ऑर्थोडोंटिस्ट के अंदर रेजिडेंसी प्रोग्राम सन 2003 से हो रही है। ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के अंदर या ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिस्ट के अंदर रेजिडेंसी हो रही है, स्पेशलाइजेशन हो रही है। और पाकिस्तान के कई शहरों के अंदर यहाँ के ग्रेजुएट जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अच्छी पोजीशन पे दे रहे हैं, जिसमें से ऑर्थोडोंटिस्ट के भी ग्रेजुएट हैं, और ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिस्ट प्रोग्राम के ग्रेजुएट हैं। और डॉक्टर रूबिया के साथ यहाँ पे रूट कैनाल स्पेशलिस्ट डॉक्टर फरहान खान भी हैं और डॉक्टर फाद उमर भी हैं और डॉक्टर रूबिया है ही हैं। सर्जरी के अंदर डॉक्टर हुमायूं सिद्दीकी हैं और डॉक्टर अकील है। लेकिन गम्स स्पेशलिस्ट, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, कि पाकिस्तान में बहुत कम है और सिर्फ AQU में एक ही गम्स स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अली सादिक। आई एम अ प्रोस्टोडोंटिस्ट और हमारे साथ डॉक्टर तैमूर खालिद होते हैं जो कि प्रोग्राम डायरेक्टर है रेजिडेंसी प्रोग्राम के, और वो भी यहाँ पे होते हैं। तो अगर डेंटल इश्यू हो तो आप हम लोग से राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये समझने में मुश्किल हो रहा है कि भाई मुझे जाना किधर है, तो आप हेल्पलाइन से कॉल करके पता कर सकते हैं। और जब यहाँ पे आप लैंड करते हैं, AQU आते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि जी ये मेरा मसला है, क्या आप ही इस चीज के स्पेशलिस्ट है या कोई और स्पेशलिस्ट है, तो आपको स्पेशलिस्ट के साथ मिलवा दिया जाता है। डॉक्टर हुमायूं के लिए सवाल है कि क्या दांतों के मसूड़ों की बीमारी से और बीमारियां भी, यानी कि दांतों के मसूड़ों की बीमारियों से क्या और बीमारियां भी हो सकती है, प्रेगनेंसी में भी डेंटल ट्रीटमेंट की करवाया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर मुर्तजा। ये बहुत ही कॉमन हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है कि जब खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका जाहिर है और मामला चल रहे होते हैं तो वो ज्यादा जरूरी समझे जाते हैं और उनको देखना भी चाहिए। लेकिन साथ साथ प्रेगनेंसी के अंदर मसूड़ों के अंदर से ब्लीडिंग आना, स्पेशली दांतों में से खून आना, स्पेशली जो है विजडम टूथ है, अकल दाढ़ है, वो भी तंग करना शुरू हो जाती है। तो रिकमेंडेड यही है कि खवातीन जो प्रेग्नेंट हो उनको भी अगर वक्त मिले तो डेंटल एक विजिट कर लें शुरू में ही, ताकि अगर कोई मसूड़ों के सूजने की वजह मौजूद हो तो उसको एड्रेस कर लें। तो ये तो मैं रिकमेंड करूंगा कि खवातीन जो हैं अपना इलाज दांतों का, जरूरी नहीं है कि पूरा इलाज करा लें, लेकिन अगर कोई ज़रूरत है, जैसे दांतों की सफाई की ज़रूरत है और प्रेगनेंसी भी चल रही है, तो वो प्रेगनेंसी में मसूड़े और सूज जाते हैं। तो ये कॉमन हमारे यहाँ प्रॉब्लम देखी जाती है। और फिर बाद औक़ात इन्फेक्शन इतना फैल जाता है मसूड़े से
वो शुरू मसूड़े से होता है, फिर कोई अगर पुराना दांत फंसा हुआ है जैसे अकल दाढ़ है या कोई कैविटी है तो उसकी वजह से काफी मुंह सूज जाता है। तो उस सूरत में फिर हमें इमरजेंसी एडमिशन करने पड़ते हैं और आईवी मेडिकेशन करना पड़ता है, विच कैन बी सीरियस इशू फॉर द बेबी और मदर बोथ। तो जैसे कि पूरी तरह अल्लाह ताला ने जिस्म दिया है, उसकी जिम्मेदारी है कि कोई चीज खराब है तो उसको ठीक किया जाए। और अगर प्रेगनेंसी है और उसमें ऑलरेडी कोई दांतों में मसला है तो उसको पहले ही एड्रेस कर लें शुरू में, क्योंकि जब वेट बढ़ जाता है तो फिर आना जाना और वेटिंग टाइम स्पेशली कुछ अस्पतालों में होता है तो वहाँ बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये तो बहुत सही बात है कि मसूड़ों से और बीमारियां होती हैं। दूसरी बात यह है कि मसूड़ों से और बीमारियां क्या क्या होती हैं। तो किसी भी चीज को हल्का नहीं लेना चाहिए, क्वालिफाइड डेंटल स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, या अगर वो रेफर करे कि किसी ओरल सर्जन को या कैंसर स्पेशलिस्ट को या किसी और को दिखाना है, ये आम आदमी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर उनको जरूरत पड़े तो फौरन दिखा देना चाहिए और परेशान या घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ज्यादातर लोग डरते हैं कि यार कोई ऐसी बात ना बता दें। डॉक्टर लोग जरा ऐसे भी होते हैं कि जो है ना वो ज्यादा कह कह के भी डराते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई भी डॉक्टर मेरा नहीं ख्याल है कि जबरदस्ती कोई चीज बताएगा। डरना नहीं चाहिए। तो जो भी अगर कोई तकलीफ है, कोई जख्म मुंह में है, तो इससे पहले कि एक हफ्ता गुजरे आप फौरन जो भी डेंटल स्पेशलिस्ट अवेलेबल है क्वालिफाइड उसको दिखा लें। और अगर जरूरत पड़ेगी तो वो स्पेशलिस्ट के पास, मेरे पास या कोई और स्पेशलिस्ट शहर में है उसको दिखा सकते हैं, ताकि कोई बीमारी बढ़े नहीं। हमारे यहाँ जो ठीक है। एक मेजर मसला जो हमारे यहाँ आ जाता है वो यही आ जाता है कि बीमारी बहुत बढ़ जाती है। उसकी एक मेन वजह ये होती है कि हम अपने आप के बारे में इग्नोरेंट हैं, थोड़ा सा हम अपने आप पे तवज्जो कम दे रहे होते हैं। तो याद रखें कि अगर आप ठीक हैं तो आप अपनी फैमिली के काम आ सकते हैं, आप अपनी फैमिली के भी काम आ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर मुस्तफा। डॉक्टर माइया, आपके लिए एक और सवाल है कि किसी ने आपसे दांत निकलवाया था एंड दे आर ही और शी इज प्रेजिंग यू कि आई वाज प्रीटी सेटिस्फाइड विद द ओवरऑल एक्सपीरियंस, लेकिन उनको अभी अपने आखिरी दांत, अब मुझे थोड़ा समझने में, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो आखिरी दांत वहीं का है या दूसरे साइड का है, वहां पे खाना फंसने की शिकायत हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? जी, अगर तो रिसेंटली दांत निकलवाया है, कुछ एक दो महीना ही हुआ है, तो वो तो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके लिए सफाई वगैरह करते रहें। और चूंकि मैंने ही दांत निकाला है तो मेरे ख्याल एक दफा दिखा दिया जाए, तो अगर कोई एड्रेस कर लिया जाए, कोई इशू अगर मौजूद है। बाद औक़ात आगे वाले दांत में कैविटी फंस जाती है और विजडम टूथ तो मैं निकाल देता हूँ, लेकिन कभी कभी उसके आगे वाले दांत में कैविटी होती है जो कि एड्रेस करनी चाहिए। तो अगर तो प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है तो मेरे ख्याल में दिखा देना बेहतर होगा। और अगर अभी रिसेंटली 15-20 दिन हुए हैं तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और उसके लिए वार्म रेंसेस मैं बता देता हूँ कि कुलियाँ वगैरह करते रहें। और अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो फिर एक दफा विजिट कर लें, तो इंशाल्लाह इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। अच्छा, मैं एक ही सवाल पहले डॉक्टर रचना से करूंगा और वही सवाल मैं चाहूंगा कि उसका जवाब डॉक्टर रूबिया भी दें, डिफरेंट पर्सपेक्ट के हवाले से, कि कम से कम क्या एज है कि बच्चे को डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। तो ऑर्थोडोंटिक ओपिनियन पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर रचना दे दे। कम से कम एज जिस पे हम ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाना चाहिए, दैट इज 7 years ऑफ एज। 7 years पे जो है वो बच्चे को ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाना होता है, ताकि वो जो दांत निकल रहे हैं, जॉ डेवलप हो रहा है, उसका जो भी इशू है उसको अर्ली आइडेंटिफाई किया जा सके और एडिक्वेटली ट्रीट किया जा सके विथ लेस इन्वेजिव अप्लायंसेस। ठीक हो गया, थैंक यू डॉक्टर रचना। डॉक्टर रूबिया, आपकी क्या सजेशन है कि कितने अरसे के ऊपर दिखाना चाहिए डेंटिस्ट को? फर्स्ट विजिट तो बच्चे का उसी वक्त हो जाना चाहिए जब दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी जो चीज हमने 3 से 4 सालों में ऑब्जर्व की है कि बच्चे के मुंह में बहुत जल्दी कैविटीज आ रही हैं, कि 1 साल के अंदर बच्चे के मुंह में पूरे दांत नहीं आए हुए होते और वो दांत उसमें कैविटी लगने का रुझान बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही मुंह में दांत निकल आए तो इट्स बेटर कि जो है डेंटिस्ट से मिल लें, ताकि वो उनको गाइड कर दें कि जी खाने पीने का रूटीन, बॉटल फीडिंग और ये सारी चीजें किस तरह से उसकी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस करनी है, ताकि कीड़े लगने की जो टेंडेंसी है बच्चों में वो कम हो जाए।
अच्छा, अब मैं अपने जो पहले किसी ने सवाल पूछा था उनको मैं समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने पूछा कि जी डिफरेंट स्पेशलिस्ट हैं वो क्या करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप ये गौर करें कि डॉक्टर रचना ने एक अलग एज बताई, डॉक्टर रूबिया ने अलग एज बताई। बात ये नहीं है कि किसी ने गलत बताई, पर्सपेक्ट देखना होता है कि उस एज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जा रहा है। तो डॉक्टर रूबिया देख रही है कि बच्चों की दांतों में कीड़ा कैसे लग रहा है और उसकी फिलिंग के हवाले से देख रही है, जबकि डॉक्टर रचना ब्रेसिस की जरूरत का तयन करने के लिहाज से देख रही है। मैं ये भी बात साथ साथ बताता चलूं, क्योंकि टाइम शॉर्ट रह गया है, कि डॉक्टर रूबिया, डॉक्टर फरहान, डॉक्टर फात, ये तीनों बहुत सारे प्रोसीजर बच्चों के, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं और वो कॉपरेट नहीं कर रहे होते हैं क्लिनिकल एनवायरनमेंट में काम करवाने के लिए, कि उनको बिठाना मुश्किल होता है, वो ऐसे बच्चों को जनरल एनेस्थीसिया में स्पेशलिस्ट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के साथ एनेस्थाइज करके वो काम कर रहे होते हैं। और ये लोग काफी फ्रीक्वेंटली ये काम करते हैं और छोटे से एनेस्थीसिया प्रोसीजर के अंदर वो बहुत सारे ट्रीटमेंट को वो कवर अप कर रहे होते हैं। बिफोर आई कंक्लूड, दो सवाल मेरे लिए भी हैं, लेकिन मैं पहला सवाल एक डॉक्टर अली के साथ रखना चाहता हूं कि क्या प्रेग्नेंट खातून को स्केलिंग करवानी चाहिए, और करवानी चाहिए तो क्या उसके लिए कोई खास टाइम फ्रेम है कि इस ट्राइमेस्टर में या इस मंथ में करवाना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। खबर जो तहकीक हमें बताती है कि अ, मसूड़े की बीमारी का इलाज प्रेगनेंसी में करना इज प्रीटी सेफ, इसलिए इसको कराने में कोई हर्ज नहीं है। और क्योंकि ये ऐसा इसमें प्रोसीजर नहीं है जिसकी वजह से कोई बेबी को या मदर को कोई प्रॉब्लम हो, तो ये किसी भी ट्राइमेस्टर में किया जा सकता है। बट सबसे सेफ सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है जिसके अंदर कोई डेंटल ट्रीटमेंट है तो वो करवा लिया जाए। तो इसलिए इसको कराने में कोई हर्ज नहीं है। और इसमें क्योंकि एक्सरे भी लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, पास केसेस में नीड होती है, बट वी कैन पोस्टपोन, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है दिस स्टेज। वी वांट के मदर की मसूड़े की जो है हैबिट है वो हेल्थ है जो हेल्थी रहे। इसमें बस एक बात मैं करता चलूँ, ये करवाना इसलिए भी बहुत जरूरी है, ऑल्दो ये अभी डेवलपिंग रिसर्च है, एविडेंस है इस पे, लेकिन मसूड़ी की बीमारी को सर्टेन सिस्टमिक डिजीजेज होती हैं, जैसे शुगर हो गया, बाज तहकीक के मुताबिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो गई। इसी तरह प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ चीजों के साथ भी जुड़ा गया है। फॉर एग्जाम्पल, लो बर्थ वेट के साथ मसूड़े की बीमारी का ताल्लुक इस्टेब्लिश हुआ है। और उसके ऊपर रिसर्च जारी है। कुछ रिसर्च के मुताबिक मसूड़े की सेहत अच्छी हो तो लो बर्थ वेट के चांसेस कम होते हैं। कुछ ने इसका कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस दिया, बट द पॉइंट इज कि ये इन्वेजिव, ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। जनरली इस वक्त में जब खातून प्रेग्नेंट होती है उसकी बॉडी हेल्थी होनी चाहिए। तो इसलिए अगर मसूड़े में उससे खून आ रहा है, मुंह में टाटर है, तो ये वैसे ही अच्छा नहीं है। और इस स्टेज में जब बॉडी पे इतना स्ट्रेस लोड होता है, तो वो बेहतर होगा कि इसको करवा लिया जाए। और लास्ट बात इसमें बस ये है कि बाज दफा मसूड़े की सूजन, अगर मुंह में टाटर हो तो मसूड़े की सूजन कुछ ज्यादा हो जाती है, इतनी हो जाती है कि वो चबाने के सर्फेसेस भी आ जाती है, बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल फायरिंग्स हो रही होती हैं, तो जिसके नतीजे में मसूड़ा बहुत ज्यादा फूल जाता है। तो वो फिर एक इम्पोर्टेंट रीजन और बन जाता है सफाई कराने। जी डॉक्टर। अच्छा, इससे पहले हम कंक्लूड करें, दो सवाल आया है कि जी, एक सवाल मुझसे है कि रूट कैनाल करने के कितने अरसे बाद क्राउन करवाना रिकमेंडेड है। तो रूट कैनाल के बाद इमीडिएटली क्राउन करवा देना रिकमेंडेड है। अगर सेम विजिट में पेशेंट क्राउन करवा सकता है, सेम विजिट में, नहीं तो नेक्स्ट विजिट में करवाए। और खास तौर पे जो पिछले दांत होते हैं, दाढ़ें होती हैं, जो असल खाना खाने वाली होती हैं, जोर वाले होते हैं, उनको जल्द करवाना चाहिए, क्योंकि वहां पे दांतों का टूटने का खदशा ज्यादा होता है, क्योंकि दांत पहले कीड़ा लगने की वजह से कमजोर हुआ हुआ होता है। फिर एक्सेस कैविटी, जो कि रूट कैनाल करने के लिए जरूरी होती है कि एक्सेस बनाया जाए, उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, दांत कमजोर हो जाता है।
तो दांत के टूटने का खतरा ज्यादा होता है। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए रूट क्राउन रिकमेंडेड है, बेसिक क्राउन कराना रिकमेंडेड है। बेसिकली क्राउन इसलिए कराया जाता है कि जो स्ट्रक्चर लॉस हो गए हैं उसको फिल कर दिया जाए और दांत को फटने से रोका जाए। एक सवाल यह है कि कौन सा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने के बाद सीटी स्कैन और एमआरआई नहीं करवाना चाहिए? तो कोई डेंटल ट्रीटमेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है कि एमआरआई और सीटी स्कैन नहीं हो सकता, सवाए इसके कि ब्रेसिस खुद नहीं, ब्रेसिस के जो कंपोनेंट होते हैं वो आर्टिफैक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इवन हमने स्टडी की भी है, आप मेरे नाम से इसको गूगल भी कर सकते हैं, कि अगर डेंटल इम्प्लांट लगा हुआ हो, फिलिंग हो, अ, चाहे वो सिल्वर फिलिंग हो, टूथ कलर कंपोजिट फिलिंग हो, क्रॉन ब्रिज लगे हुए हो, मेटल सिरेमिक के, प्योर मेटल के, पोर्सिलिन मेटल के, डेंटल इम्प्लांट लगा हुआ हो, जिरकोनिया लगा हुआ हो, कुछ भी हो, देन एमआरआई और सीटी स्कैन हो सकता है। ब्रेन का एमआरआई सीटी स्कैन में कोई आर्टिफैक्ट नहीं आता। हाँ, नेबर एरिया के अंदर सीटी स्कैन के अंदर, यानी कि जहां दांत के पास के एरिया जो होते हैं वहां पे आर्टिफैक्ट्स आते हैं। और अब सीटी स्कैन एमआरआई इतने एडवांस हो रहे हैं कि वो उन आर्टिफैक्ट को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कम से कम करते चले जा रहे हैं। तो खुद आर्टिफैक्ट कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन, डेंटल ट्रीटमेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। बाज दफा सिर्फ ये होता है कि ब्रेसेस अगर लगे भी हों तो उन बच्चों के ब्रेसेस निकाल दिए जाते हैं, उन लोगों के ब्रेसेस निकाल दिए जाते हैं कि जिनका एमआरआई हो रहा हो। होप के हमने आपको इन चीजों के ऊपर जो जवाब दिया है वो सेटिस्फैक्ट्री होंगे। चूंकि सिर्फ 1 घंटे का टाइम था, अनफॉर्चुनेटली हम सारे सवालों के जवाब नहीं दे सके। लेकिन अगर हम इसको कंक्लूड करें कि आज हमारा मकसद क्या था और हमने बात क्या की है, तो हमने सबसे पहले ये बात की कि ये 20 मार्च का दिन सिलेक्ट किया गया ताकि अगर हम इसको इस तरह से देखें, 20 और 3 देखें, तो 20 दांत 3 साल की उम्र में और 0 कैविटी हो, और 3 महीना और 20 तारीख देखें तो 32 और 0 का कॉन्सेप्ट है कि 32 दांत हो अडल्ट के और कोई कैविटी ना हो। एक दिन का तयन किया गया कि इस दिन हम लोगों के अंदर, मासेस के अंदर आगाही पैदा करें कि अपने ओरल हेल्थ का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। मेडिसिन के अंदर एक चीज पढ़ाई जाती है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन कर देने के बारे में हम इस सेशन का मकसद ही प्रिवेंटिव मेजर के ऊपर है कि सबसे पहले कैसे डेंटल प्रॉब्लम को बचाने की कोशिश की जाए, जिसके लिए डॉक्टर रचना ने बताया कि किस तरह से खाना खाया जाए और उससे बचा जाए। डॉक्टर हुमायूं ने बताया कि भाई छालिया वगैरह को खास तौर पे अवॉइड किया जाए ताकि ओरल कैंसर, प्री कैंसर रीजन यानी कि सब म्यूकोफाइब्रोसिस, मुंह का सख्त हो जाने से बचा जाए। डॉक्टर अली ने दांतों की सफाई के बारे में बात की कि दांतों की सफाई होगी तो मसूड़ा सही रहेगा। डॉक्टर रूबिया ने भी दांतों की सफाई के साथ बात की ताकि कीड़ा लगने से बचने की कोशिश की जाए और शुरू में ही बच्चों को दिखा दिया जाए ताकि अगर कोई इनिशियल कैविटी है, कोई मेजरमेंट से कोई ओरल हाइजीन मेजर सही नहीं लिए जा रहे तो उसको हाईलाइट किया जा सके। और इसमें ट्रीटमेंट अगर स्पेशलिस्ट करता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ केयर को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा बेहतर होगा, चाहे वो आगा खान अस्पताल के अंदर हो चाहे आगा खान अस्पताल के बाहर हो। यहाँ पे हम सफाई के साथ क्रेडेंशियलिंग के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। हर काम हर आदमी नहीं करता है, जो इसकी जो स्पेशलिटी है बस वही काम वो आदमी कर सकता है। और अपने दांतों का ख्याल रखें और अपने जानने वालों को, अपने अजीज अकारिब के को भी इस बात की आगाही दें कि वो अपने दांतों की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारा गेटवे है। हम अच्छा खाएं, दांत अच्छे होंगे तो अच्छे से खा सकेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख सकेंगे।
बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मुर्तजा। थैंक यू एंड होप टू सी यू इन AQU.